तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि ड्रैगन प्रिंस आओई ने चेंग शाओ को लड़ाई के लिए चैलेंज किया था और दूसरी तरफ चेंग शाओ अपनी कल्टीवेशन लेवल को वर्चुअल रिफाइनमेंट के 7th लेवल पर लेकर आ जाता है ताकि किसी को उसकी ट्रू पावर का पता न चले। और फिर एल्डर वो आओई को एक और चैलेंज देता है और वो कहता है कि अगर वो चेंग शाओ की बनाई हुई भूल भुलैया से निकल गया तो वो उस मैच को जीत जाएगा। मगर हम देखते हैं कि वो उस भूल भुलैया से नहीं निकल पाता, जिसके बाद वो लोग दोबारा से एक लड़ाई का कंपटीशन करते हैं जिसमें चेंग शाओ आओई को बहुत ही बुरे तरीके से हरा देता है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डुशवान पीक के मास्टर और टर्टल आइसलैंड के मास्टर्स को लेकर वो सब लोग सेट गेट की तरफ जा रहे होते हैं। और वहीं पे आओई चेंग शाओ के पास आता है और उससे कहता है कि ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे साथ लड़ने के बाद अब मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब मैं जानता हूँ कि मुझे सेक्ट वापस जाकर क्या करना है। जिस पर चेंग शाओ भी उसे वेलकम कहता है। और फिर वो लोग जब सेक्ट गेट के बिल्कुल पास पहुँच जाते हैं तो मास्टर युआंगजी डुशवान पीक के मास्टर से कहता है कि आप लोगों ने हमें कुछ दिन तक होस्ट किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर अब हम लोगों को यहाँ से जाना होगा। तो वो लोग एक दूसरे को बाय बाय कहकर वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि इतने में अचानक एक मास्टर कहता है कि मास्टर जोंगी और मास्टर इमोर्टल वांग किंग, मेरे कम्युनिकेशन जेट में एक मैसेज आया है। लगता है कि ये मैसेज शाओ याओ सेक्ट की तरफ से आया है। तो सेक्ट मास्टर कहता है कि उम्मीद है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि दो अलग अलग टाओइज्म के बीच में आजकल हालात बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं। और उन्हें उस कम्युनिकेशन से मैसेज मिलता है कि जोंगशेन कॉन्टिनेंट में जी टाओइज्म और चेन टाओइज्म के डिसाइपल्स के बीच में एक जंग छिड़ गई है और सभी डिसाइपल्स वहां पे जाकर अपने साथियों को ज्वाइन कर रहे हैं और ये लड़ाई आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। हमारे सेक्ट ने उन लोगों की लड़ाई को रोकने की कोशिश की है मगर वो कामयाब नहीं हुए। उम्मीद है कि आप लोग इसमें हमारी हेल्प करेंगे। ये मैसेज मिलने के बाद सेक्ट मास्टर कहता है कि इमोर्टल शाओ याओ आप अपना ख्याल रखिए, हम लोग इसके बारे में सोचते हैं। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि जी टाओइज्म और चेन टाओइज्म दोनों ही एक ही टाओइज्म फैमिली से हैं और इन दोनों टाओइज्म्स के बीच में पिछले कई साल से लड़ाई चल रही है। ये एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते और हमारा ह्यूमन टाओइज्म इन लोगों के बीच में हमेशा लड़ाई को रोकने का काम करता है। और इस मर्तबा भी हम लोग इमोर्टल शाओ याओ के इन्विटेशन को एक्सेप्ट करेंगे ताकि ये लड़ाई जल्द से जल्द रोकी जा सके। और दूसरी तरफ मास्टर युआनजी कहता है कि लगता है कि चेन टाओइज्म की लड़ाई हमारे सेक्ट के साथ हो रही है, मुझे फौरन से अपने सेक्ट को सपोर्ट करने जाना चाहिए। वो उन लोगों से कहता है कि आप लोगों ने हमारी बहुत हेल्प की है, इसलिए मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ, मगर अब मैं जोंगशेन कॉन्टिनेंट जा रहा हूँ ताकि मैं अपने लोगों की सपोर्ट कर सकूँ। मगर सेक्ट मास्टर कहता है कि हम तीनों टाओइज्म्स एक फैमिली की तरह हैं और वैसे भी अभी काफी रात होने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि आज रात आप लोग यहाँ पे रुक जाएं और सुबह होते ही मैं अपने बंदे आप लोगों के साथ भेजूंगा ताकि वो आप लोगों के साथ जाकर वहाँ पे उस लड़ाई को रोकने में आप लोगों की मदद कर सकें। आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं? ये सुनकर मास्टर जोंगी लियांगजी और आओई से कहता है कि तुम दोनों सुबह होते ही गोल्डन टर्टल आइसलैंड चले जाना और मैं इन लोगों के साथ जोंगशेन कॉन्टिनेंट चला जाऊंगा। ये कहने के बाद इमोर्टल वांग किंग एल्डर वू से कहता है कि सुबह होते ही आपने इनके साथ जाना है ताकि आप लोग वहाँ पे उस लड़ाई को रुकवा सकें। ये बातें सुनकर चेंग शाओ थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि चेंग शाओ एल्डर वू के पास आता है और उससे कहता है कि मास्टर मैं आपके लिए एक कोरोडिंग पिल लेकर आया हूँ, इसे हमारे एक मास्टर लिन जुन ने बनाया है। ये मैं आपको देना चाहता हूँ क्योंकि ये सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा काम आती है। मगर एक बात याद रखिएगा, जब इसे आप यूज करें तो आपने अपनी ब्रीथ को रोक लेना है, वरना ये आपको भी हर्ट कर सकती है। तो एल्डर वो उस पिल को लेता है और कहता है कि बच्चे तुम सच में काफी समझदार हो, मैं तुम्हारी ये बात हमेशा याद रखूंगा। तो चेंग शाओ कहता है कि मास्टर इस पिल को तब तक यूज मत करना जब तक आपको लगे कि आपकी जिंदगी अब खतरे में पड़ गई है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह का वक्त होता है और वो लोग जोंगशेन कॉन्टिनेंट की तरफ निकल पड़ते हैं। और दूसरी तरफ लिंगर चेंग शाओ से पूछती है कि सीनियर आप मुझे बताएं तो सही, आखिर ये लड़ाई है किस चीज की? ये लोग लड़ क्यों रहे इतने टाइम से और आखिर हमारा ही सेक्ट उनकी लड़ाई को रुकवाने के लिए क्यों जा रहा है? तो चेंग शाओ उसे समझाने के लिए अपने मैजिक मिरर का इस्तेमाल करता है और कहता है कि इस लड़ाई को शुरू करने वाला युन जोंग है जो कि चेन टाओइज्म से बिलोंग करता है और जी टाओइज्म से डुओ बाओ। इन दोनों के बीच में एक दिन लड़ाई हो जाती है क्योंकि ये दोनों ही मैजिकल वेपन्स से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मगर दूसरी तरफ युन जोंग को रेप्लिकास बनाने में भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी है
मगर जहाँ तक बात डुओ बाओ की है तो वो सिर्फ जेन्युइन वेपन्स ही बनाता है। और एक दिन ये दोनों अपने वेपन्स खो देते हैं, जिसकी वजह से ये लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को ही कहते हैं कि तुम्हारा मैजिकल वेपन फेक है। और इसी तरह एक दूसरे के साथ उनकी बहस शुरू हो जाती है और बात बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो लोग एक दूसरे को मरने मारने पर आ जाते हैं। ये सुनकर लिंगर कहती है कि अच्छा तो ये लड़ाई इस तरह शुरू हुई है। तो चैंग शाओ से बताता है कि ये लड़ाई सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं थी, आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों को और भी लोग ज्वाइन करने लगे। एक तरफ जी फैमिली के लोग थे तो दूसरी तरफ युनजोंग फैमिली के लोग भी वहाँ पे आ गए और देखते ही देखते इससे दो टाओइज्म अलग अलग ग्रुप्स में बट गए। और हमारे ह्यूमन टाओइज्म में 3 सेक्ट हैं, जो कि हमेशा से इन दोनों की लड़ाई से खुद को दूर रखता है। मगर जब भी लड़ाई होती है तो हमारा सेक्ट हमेशा इनकी लड़ाई को रोकने का काम करता है। और हमारे अलावा शाओ याओ सेक्ट भी इनकी लड़ाई को रोकने के लिए गया था, मगर वो लोग लड़ाई को रोकने में पूरी तरह से नाकाम हो गए थे, बल्कि वो लोग खुद भी पिट कर आए थे। और उन्होंने अब हमारे डुशुआन पीक को मदद के लिए बुलाया है। ये सुनकर लिंगर कहती है कि इन 2 लोगों की वजह से ये मसला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब पूरा सेक्ट भी इन्हें मिलकर रोकना चाहे तो नहीं रोक पाता। तो चेंग शाओ से बताता है कि जी टाओइज्म और चेन टाओइज्म के बीच में ये लड़ाई अब बहुत ही लंबी हो चुकी है। अगर हम लोग इनकी हिस्ट्रीज को देखें तो इनके पीछे 2 अलग अलग सेजेस होंगे, जिसकी वजह से इन लोगों को काफी सपोर्ट मिलती है। और उम्मीद करता हूँ कि एल्डर वू इस लड़ाई को रुकवाने में कामयाब होंगे। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उस डीमन क्वीन के पास एक डिसाइपल आता है और उससे कहता है कि डुशुआन पीक अपने कुछ डिसाइपल्स को जी फैमिली के कुछ लोगों के साथ भेज रहा है ताकि वो लोग उस लड़ाई को रुकवा सकें। ये सुनकर वो डीमन क्वीन कहती है कि इन 2 सेक्ट के बीच में लड़ाई कभी भी खत्म नहीं होगी, बल्कि अब ये लड़ाई 3 सेक्ट के बीच में हो जाएगी। हमें अब डुशुआन पीक को भी इस लड़ाई में मिलाना है। ये सुनते ही वो डिसाइपल कहता है कि मैं समझ गया, मुझे क्या करना है। जिसके बाद ये सीन यही कट होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एल्डर वू उन लोगों को लेकर एक घने जंगल के बीच में से गुजर रहा होता है और उसे शक होता है कि शायद यहाँ पे उनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि वो जंगल काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और फिर अचानक उन लोगों के सामने बहुत सारे मॉस्किटोज आ जाते हैं, जिनसे बचते हुए वो लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और उन मॉस्किटोज को वो लोग इग्नोर कर देते हैं। जिसके बाद अचानक वहाँ पे चारों तरफ से एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि वहाँ पर एक आइसोलेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो रही है। किसी ने उन लोगों के लिए पहले से ही वहाँ पे जाल बिछाया हुआ है। ये कहने के बाद एल्डर वू उन लोगों से कहता है कि इससे पहले कि ये फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए। वो लोग जैसे ही उससे निकलने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे फायर बर्ड्स आ जाते हैं, जो कि उन लोगों को वहाँ से बाहर निकलने नहीं देते। वो बर्ड्स इतने ज्यादा होते हैं कि उन्हें रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। वो लोग अपने सामने बहुत ज्यादा फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं और उन बर्ड्स को मारने की कोशिश करते हैं। और एल्डर वो कहता है कि ये फायर बर्ड्स तो ह्यूमंस पर अटैक नहीं करते, फिर आज इन्हें क्या हुआ है। और दूसरी तरफ मास्टर युआनजी अपनी शॉर्ट फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है और उससे जबरदस्त मल्टी शॉट टेक्निक को यूज करता है, जिससे वो वहाँ मौजूद बहुत सारे बर्ड्स को निशाना बनाता है। ये देखकर उन बर्ड्स का लीडर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों पर एक बहुत ही पावरफुल फायर एनर्जी अटैक कर देता है, जिससे वो वहाँ मौजूद कुछ डिसाइपल्स को बुरे तरीके से इंजर्ड कर देता है और उनकी फॉर्मेशंस को भी तोड़ देता है। ये देखकर मास्टर युआनजी कहता है कि इन फायर फॉरवर्ड बर्ड्स का लीडर सेलेशियल इमोर्टल रियलम के बिल्कुल पीक पे है, मैं चाहूँ भी तो मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। और फिर एल्डर वू से कहता है कि हम लोगों को कुछ भी करके इस आइसोलेशन फॉर्मेशन से निकलना होगा, वरना हम लोग यहीं पे फंस जाएंगे। तो मास्टर युआनजी और एल्डर वू अपनी सोर्ट्स की मदद से उन बर्ड्स को मारते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं और एल्डर वो अपनी थंडर फायर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिससे वो उस फॉर्मेशन को तोड़ सके और उसके लिए 2 एल्डर्स उसका साथ देते हैं। और इस तरफ मास्टर युआनजी अपनी शॉर्ट फॉर्मेशन का दोबारा से इस्तेमाल करता है, जिससे वो उन सभी बर्ड्स को फिर से मारना शुरू कर देता है और उसके डिसाइपल भी उसके लिए अपने शॉर्ट स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और फिर जब कुछ बर्ड्स एल्डर वू की तरफ आ रहे होते हैं तो मास्टर युआनजी अपनी शॉर्ट फॉर्मेशन की मदद से उन बर्ड्स को भी वहीं पे ही खत्म कर देता है। ये देखकर उन फायर फॉरवर्ड बर्ड के लीडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो फायर बॉल क्रिएट करके उन लोगों पे हमला करता है। तो मास्टर युआनजी अपनी शॉर्ट की मदद से एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिससे
वो उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर दूसरी तरफ कुछ बर्ड्स एल्डर वू की तरफ आ रहे होते हैं। तो एल्डर वू उन लोगों पर एक बहुत ही पावरफुल थंडर लाइटनिंग से अटैक करता है, जिससे वो आइसोलेशन फॉर्मेशन टूट जाती है। और फिर मास्टर युआनजी कहता है कि यहाँ पे और भी बहुत सारे डीमंस आने वाले हैं, इसलिए हमें अलग अलग हो जाना चाहिए। तो एल्डर वू कहता है कि आप लोग अपना ख्याल रखना। ये कहते ही वो दोनों ही अलग अलग डायरेक्शंस की तरफ चले जाते हैं और वो डीमन सीधा एल्डर वू का पीछा करता है और उस पर एक के बाद एक एनर्जी अटैक्स करना शुरू कर देता है। तो एल्डर वू अपने साथियों के साथ उन फायर बर्ड से और उस अटैक से बचते हुए आगे बढ़ रहा था कि अचानक फायर फॉरवर्ड मॉन्स्टर के अटैक से वो लोग बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड होकर नीचे गिर जाते हैं और एल्डर वू के हाथों से वो बोतल भी बाहर आकर गिरती है जो कि चेंग शाओ ने उसे दी थी। उसके अंदर से एक पिल बाहर निकलती है। वो पिल जैसे ही फटती है तो एल्डर वू के आसपास के जितने भी एविल बर्ड्स होते हैं वो एक ही धमाके के साथ पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और चेंग शाओ को भी पता चल जाता है कि एल्डर वू की वो पिल यूज हो चुकी है। इसका मतलब है वो खतरे में है। वो फायर फॉरवर्ड लीडर जब अपने इतने सारे बर्ड्स को मरते हुए देखता है तो उसे भी यकीन नहीं आता कि आखिर ये किस तरह की टेक्निक है। जिसके बाद हम लोग सीनियर जियो की मदर को देखते हैं। वो एल्डर वू को ट्रेस करने की कोशिश करती है, मगर वो कहती है कि मुझे उसकी ब्रीथ फील नहीं हो रही, मैं अभी जाके मास्टर को बताती हूँ। ये कहने के बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं इमोर्टल वांग किंग को। वो एल्डर वू को बचाने के लिए वहाँ पे पहुँच जाता है और आते साथ ही अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके उसे ढूंढने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ हम लोग एल्डर वू को देखते हैं जो कि जख्मी हालत में अभी भी जंगल में मौजूद था और उसके पीछे वो फायर डीमन मौजूद था। वो उस पे हमला करने ही वाला होता है कि अचानक उस पर ही एक फायर अटैक आकर हिट करता है, जिससे वो पूरी तरह से जलकर राख हो जाता है। ये देखकर एल्डर वू भी हैरान रह जाता है और फिर उसे ऊपर नजर आता है कि इमोर्टल वांग किंग वहाँ पे उसकी मदद के लिए आ चुका है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।